बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना। कत्ल यक सोसाइटी तो का हर वड़ी सोसाइटी भी आई तो कत्ल के भी आ कत्ल कदी भी शर गुशग न भी आ कत्ल बेगुनाया भी या दुश्मनी तहत कनक भी भले कत्ल हर सोसाइटी ता हर मजहब तहा हर जागया म बेगिंदी सरपदी हस्त या नेस्त भले मर्दम आयरा शर न गुशा ये इंसान नेचर है ये इंसान तहा वत कुदरता ये चीज़ मौजूद कोता कि अगर हर जगह चुशी इंसिडेंट भी कि उदा बेगुनाया या के गुनाह तहा कसे के जनक भी कसे के कत्ल कनक भी आयरा दुनिया हेच वड़ी कानून हेच वड़ी मुल्क हेच वड़ी मजहब कदी भी शर सरपद न भी मर्ची में हमें बाबता गप कने कि कराची तहा कारसाज यक इंसिडेंट बिता आ इंसिडेंट असे एक्सीडेंट केस ये बिता आ एक्सीडेंट केस तहा यक पेत या कई चौक के जनक इके राह राहोगा बितगा गाड़िया ये तेजिया अतका जतगा और हमा टीम ऑन द स्पॉट शनि डेथ बिता और पंच देगे मर्दम हमी राय सरा के गुजगा बितगा आ हम इश्तों का इंजर्ड बितगा भले सवाल इदा हमें पैदा भी कि एक एक्सीडेंट बिता इसी पुछते हकाइक चे बितगा चिया एक्सीडेंट बिता वजह चे बितगा मर्चा माँ मीडिया तहा गेश्तर हमें गिंद गई कि एक केस बाबता अलग अलग गप मैं देमा पैदा के हम गप त्रान मकाने इसी सरे असल हकाय का हम माँ देमा कारी और इसी तरह हम गप कने कि अदलियावती चे किरदार इश्तों का अदाकन चिया के दो जान शोतगा दो जान जाया बितगा अगर ये दो जाना नी कीमत अस्ते उड़ा अदलिया नेमगा चे आई किरदार चे बितते हमा वड़ा के मागो चाहे बेगुनाया जनक बितगा कसिए शितु का लापरवाही बिता या कसिए जोर कार कोता भले कत्ल वड़ा चारक भी जिंदगी दुनिया चे शोतगा पदा वापस अतकनकना आईनी के लोग वाला यहाँ आ लोग वाला ये चीज़ें चुतो सरपत बह गया आ लोग वाला होती दिला चौंप दार गया कि यक लोग ये दो मर्दम हमा के लोगा चे दरद कगा आया जानता भी था कि वापस कहाँ या न्यायन थे चे आए दिले तो का चे मर्ची में गिंदे कि यक पेते चौकी के राया रहोगा बिता आ जिनको उम्र बिता बिस्ता चे 25 साल गिरक भी और आके पेता ये बिता आइए एज बिता कम से कम 55 बगैर 60 साल ये एज बितगा ईशानी ईशानी ये हादसा बिता और हादसा है तो का ऑन द स्पॉट ऐसी दुनिया ची शोतगा शनि लोग वाले से अंगा तक चे बह गई केस को जा तक रास्ता केस है प्रोसीडिंग चे बह गई आई चे पेसरा माँ ये केस है फैक्ट्स चारे हकीकत निसरा गप कने और ये हकीकत हकायक निसरा गप कना वास्ता मैं करा कंप्लेनेंट साइड है वकील कि हमें मर्दम की दुनिया ची शोतगा ऐशानी नेमगा चे के कोर्ट तहा वकील ले आ वकील मारा ये हकायक आलदा कि कोर्ट तहा या FIR बिता या इंसिडेंट के बिता इसी पुछते तो का चे बिता और मजीद चे कार्रवाई देमा बह गई वादा महकमा हमरादारी करती बैरिस्टर उजैर गौरी के कंप्लेनेंट वकील एक केस तहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर कारसाज पे जो इंसिडेंट हुआ वो जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। वो हर इंसान जो दुनिया में रहता है और दर्द रखता है दिल में और वो जानता है कि इंसान की अहमियत क्या है, हर वो शख्स इस पे जो है वो गमज़दा है। तो क्योंकि आप कंप्लेनेंट साइड के वकील हैं तो आपसे हम यही पूछेंगे कि इस केस के जो हकायक हैं आप उनको थोड़ा बताएं कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, किस तरह से आ रहे थे, कैसे जा रहे थे, कौन थे, उनकी एज क्या थी। देखें यहाँ पर जो है आमना और उनके वालिद जो है वो रास्ते में थे, बाइक के ऊपर जा रहे थे। इसी दरमियान पीछे से एक लैंड क्रूजर V8 गाड़ी आती है तो ये खातून चला रही थी और ये आके उनको जोर से हिट करती हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक 3-4 गाड़ियों को और बाइकों को और हिट किया था। तो बस वो हिट किया उसकी वजह से जो है ना वो मौके पर ही बाप बेटी दोनों एक्सपायर्ड हो गए। चंद तो ये लोग भी कह रहे थे कि जब उसको हिट किया था और हिट करने पर ही एक्सपायर्ड हो गए थे और उसके बाद वो हवा में उड़े और कोई 50 मीटर की दूरी पे जाके गिरे। अच्छा सर, ये जब गए थे तो इनको क्या हॉस्पिटल पहुंचाया गया था या ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी? देखें ये जो मौके के जो विटनेसेस हैं जो उस वक्त मौजूद थे वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि उसी वक्त ही दोनों बाप बेटी एक्सपायर्ड हो गए थे। जी। अच्छा
सर इस पे जो चोट लगी थी इनको, मतलब जो डेथ की वजह थी वो क्या थी? मतलब इतनी गहरी चोट लगी थी इस एक्सीडेंट की, या गाड़ी उन पे सर पे गई थी, या किस तरह से मतलब डेथ हुई थी? देखें, ये स्पीड से जो हिट मारा है उसकी वजह से जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट में आया है उसमें सेवरल इंजरीज आई हैं। जी वो सेवरल इंजरीज की वजह से जो है ना, ये बस उसको जख्मों को जो है वो बर्दाश्त न करते हुए वहीं पर ही मौके पे इंतकाल फरमा गए। जी। तो सर इनके साथ साथ 5 लोग और भी थे जो केस में इंजर्ड हुए थे, वो अभी तक उनकी क्या कंडीशन है? वो क्या अभी तक हैं या उनकी भी इंजरी इतनी हैवी है? नहीं, ऑल ऑफ देम आर बेटर। इसमें एक बंदा है अब्दुल कलाम, जी ठीक है। तो वो अब्दुल सलाम जो है करंटली 2 दिन पहले तक ही वो दिन आईसीयू, उससे पहले वेंटिलेटर पे था, रिकवर कर रहा था वो, फिर आईसीयू में था। आज मुझे उसकी दोबारा अपडेट लेनी, क्योंकि मैंने परसों अपडेट ली थी, क्योंकि वो दिन आईसीयू एंड काफी बेहतरी उसकी तबीयत में उस वक्त आ रही थी। जी तो आज मैं दोबारा उससे कॉल करके थोड़ी अपडेट कर लूंगा कि पोजीशन क्या है। जी। ठीक। अच्छा सर, ये जो एफआईआर कटी है, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं जो 320 है, 320 जो सेक्शन है उसमें रैश ड्राइविंग की होती है, नेग्लिजेंसी शो होती है एज पर द पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। तो जो एफआईआर कटी है 320 या 322 आप कह रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्या है, मतलब रैश ड्राइविंग में किस तरह से बैलेबल है, नॉन बैलेबल है, कंपाउंडेबल है, नहीं है, इन चीज़ों को। हाँ, देखें, 320 जो है वो बेसिकली एक स्पेशल प्रोविजन पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर डाला गया था कत्ले खता का, जी कि अगर आप किसी खता की वजह से सामने वाले का अगर कत्ल कर देते हैं तो 320 सेक्शन होता है, जिसमें आपका मेन या आपकी इंटेंशन नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि आपकी वहां पर इंटेंशन नहीं होती है तो ये ऑफेंस कानून ने उसको बेलेबल बना दिया, तो ताजीर में ये सेक्शन बेलेबल है। जी उसके बाद जो है, अगर अगर आपका एक्ट है वो इलीगल है, और इलीगल एक्ट की वजह से अगर सामने वाला बंदा मर जाता है, दो के आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप उसको जान से मारें, जी लेकिन वो फिर भी आपके इलीगल एक्ट की वजह से मर गया, तो वो होता है कत्ल बिन सबब 322, जो कि नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है। बिल्कुल। ठीक है, 320 हो या 322, दोनों के दोनों कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस हैं। कंपाउंड हो सकता है बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। जी ठीक है। और जब वो कंपाउंडेबिलिटी में फिर वो पार्टीज की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या कहना, वो अल्लाह वास्ते माफ करते हैं, दियत लेके माफ करते हैं, वो पार्टीज की अपनी मर्जी होती है। जी वो 342 के प्रोविजन जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जी अच्छा, अगर थोड़ा सा आगे जाए तो स्पेशल प्रोविजन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मौजूद है, जो इस पर्टिकुलर एफआईआर में सेक्शन ये 269। ठीक है। जी इसके अलावा जो है इसमें 337 भी लगाई गई है। ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है इंजरीज का। जी यहाँ तक कि इंजरीज पाकिस्तान पिनल कोड में मल्टीपल मेंशन है, 337 के अंदर मल्टीपल इंजरीज मेंशन है। ठीक है, जो और वजूहत हैं, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी नेचर की इंजरी होती है तो 337 के में आती है। बिल्कुल। तो वो इंजरी जो है 337, तो वो इंजरीज एफआईआर के अंदर ऑलरेडी मेंशन हुई हुई है। जी तो अभी और 114 का भी रिकॉर्ड इसके अंदर हो गया है, और 2 दिन पहले ही जो है कल जो है इनके जो हस्बैंड है दानिश, उन्होंने भी प्रोटेक्टिव बिल ली है जी हाई कोर्ट से। जी तो अभी तक तो ये सूरत हाल है। और अभी मेरे इन में एक और बात आई है कि इसके ऊपर शायद एक और एफआईआर हो गई, पेपर अभी कॉपी नहीं आएगी, क्योंकि इसके यूरिन में जो है ना वो निकला था, क्या कहलाता है वो, आइस निकला था। तो वो जी उसके ऊपर एक और एफआईआर शायद हो गई है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट जो है उसकी वो क्लियर है, ब्लड पे कोई आइस नहीं है, यूरिन में आइस है। जी। अच्छा सर, शी इज ऑन द कस्टडी, ये कस्टडी में है ना अभी तक, तो जो अक्यूज है? जी कस्टडी में, कस्टडी, और इसका 2 तारीख तक जो है कस्टडी रिमांड हुआ है। जी। अच्छा सर, ये जो मेंटली तौर पे इनकी पोजीशन बताई जा रही है, क्या वाकई वो मेंटली तौर पे जो है स्टेबल नहीं है, कि ये जो बताया जा रहा है कि वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है और इसीलिए उनसे ये हादसा हो गया था? देखें, ये बात जो है ना, ये उसके वकील साहब बेहतर इस बात का जवाब देंगे जब वो ये वाला प्ली देंगे। जी। फिलहाल जो है वो जेपीएमसी की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें वो मेंटली फिट थी, लेकिन क्योंकि उनके वकील साहब ने शुरू में ये वाली बात बोली थी कि इनका दिमागी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकली, तो वो जो भीतर वही बता सकते हैं। इस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मौजूद नहीं है कि मैं ये वाली बात पे कोई भी अपनी राय पेश कर सकें। जी। अच्छा सर, उनके साथ एक और शख्सियत भी बैठी हुई थी जब वो ड्राइव कर रही थी,
तो क्या उनके ऊपर भी ये तमाम जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं या सिर्फ इनके ऊपर लगाए गए हैं? नहीं, देखें, जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, उसी जी। के ऊपर ये सेक्शन लगते हैं। जी देखिए, अब बराबर वाले का क्या कसूर है? बराबर वाला जो बैठा हुआ है ना, जी उसका थोड़ी, जो गाड़ी चला रहा है उसका, वो उसके ऊपर ये सेक्शन लगेंगे। जी। अच्छा सर, इसमें अभी अब मज़ीद प्रोसीडिंग जो केस की चल रही है उसमें जो चालान आना है या मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इसमें जो अदलिया का किरदार है वो किस तरह नज़र आ रहा है? देखिए, मैं हकीकत बताऊं आपको, मैं जब अदलिया तो हमेशा ही, आपको पता है, वो इंसाफ, बेहतरीन इंसाफ करने में मशहूर है ना हमारी अदलिया। जी तो अब ये है कि वो नीचे से अगर देखो तो मजिस्ट्रेट साहब ने जिस तरीके से सेक्शन का एडिशन किया 323, जी और अगर मैं अभी ऊपर देखूं तो वो चार्जशीट के लिए जो है 173 में, अब मुझे पता चलेगा 2 तारीख को कि कैसे वो आईओ को पोस्ट करके या आईओ को थोड़ी दब देके वो मंगवाते हैं 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट, ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करके ऊपर ये मैटर भेजा जाए। तो अदलिया का तो बहुत पॉजिटिव रूल। पुलिस का रूल जो है, मुझे पहले आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रूल, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। सर, आपने कहा कि आईओ को वो मतलब प्रेशराइज करके चालान में क्या करवाएंगे, मकसद इस बात का कहने का क्या है ताकि हम देखने वालों को बता सकें कि क्या इस तरह से कानून में जो एक चीज़ है कि उसमें प्रेशराइज किया जाता है कि अपनी मर्जी से चालान में जो चाहें वो लिखवा सकें? ये आप मेरी बात को गलत ले गई। जी जी, अच्छा, ठीक है, ये मैं प्रेशराइज का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहेंगे लिखवा लेंगे, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आईओ का कंप्लीट डोमेन है। आईओ को कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। कोई जज हो, सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो, वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकता। ये आईओ का डोमेन है। यहाँ प्रेशराइज का मतलब ये है, जो टाइम पीरियड कानून में मेंशन है 14 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करवाने का, वो 14 दिन में जमा करवाए। नहीं जमा करवाता तो फर्दर 3 दिन के टाइम में 3 दिन और देगा, तो 17 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट पाबंद करता है आईओ को कि भाई तुम चार्जशीट जमा करवाओ, नहीं करवाओगे मैं तुम्हारे खिलाफ 166 पाकिस्तान पिनल कोड की कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें जो जिस फैमिली की जो ये इस इंसिडेंट में जो बच्ची की डेथ हुई है, उनके फादर की डेथ हुई, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? किस तरह की फैमिली से, बड़ी हाई फाई फैमिली है या बड़ी किस तरह की मिडिल क्लास फैमिली, किस तरह की फैमिली की है ये? मैं आपको हकीकत बताऊं, हम बहुत गरीब लोग हैं, अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर। जी बिल्कुल सर, मतलब ये जो बाप बेटी थे, ये जा रहे थे, ये कहीं जॉब से आ रहे थे या किसी जगह से आ रहे थे कि इनके साथ ये हादसा हुआ, और इनके लवाहिकीन की इस वक्त की जो हालत है वो क्या होगी? मतलब वो इंसाफ के लिए क्या रोडों पे आएंगे? अब रोडों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अपनी बेटी को पिक करने गए थे जी, वो अपना जो सॉफ्टवेयर हाउस होता है उसमें काम कर रही थी, उसको पिक करके वापस घर पे आ गई। अब देखें, मैं एक और बात बोलूंगा कि हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क का एक सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है, और वो सिस्टम काफी हद तक लोग जस्टिफाइड किए होते, ये वाली बात बोलते हुए कि इंसाफ या तो देर में मिलता है या इंसाफ मिलता है, ठीक है। तो लेकिन जो अब लोग खुद देख रहे हैं ना, दो केसेस जो है सोशल मीडिया हाई जिनको मिल जाती है, वो उन केसेस का दिनों में फैसला होता है। जैसे आप सैनब केस की देख लें, सैनब जैसे मल्टीपल वर्क केसेस भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनको मीडिया हाइप नहीं मिली, तो वो रेगुलर बेसिस पे चलना शुरू हो गए। अब जैसे मेरा तो हर रोज का काम है, मैं तो हर रोज ऐसे कैसे देख रहा होता हूँ, वो रेगुलर चल रहे होते हैं, लेकिन अगर मीडिया हाइप केस हो जाता है ना, उसको जल्दी रखना। तो ये चीज मेरे हिसाब से हमारे जुडिशल सिस्टम को और हमारे इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को, इदारों को देखना चाहिए कि भाई हर केस को उसी तरीके से डील करें जैसे कोई हाई वाला केस है। इस चीज को थोड़ा कवर अप करना चाहिए हमारे सिस्टम को। जी ठीक। अच्छा सर, इसमें ये है कि क्योंकि कानून में आप देखिए कि कोई अगर खातून है तो उसको कुछ जगह पे ऐसी चीज़ों पे रिलीफ भी दिया जाता है, कुछ ऐसे केसेस में, बाद हमने ऐसे केसेस देखे जब तक कि बड़े हैवी केस नहीं आते उसके अलावा उसको बेल भी इजीली मिल जाती है क्योंकि वो खातून है। तो इन कंडीशंस को भी देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या ये उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस केस में? देखें, एक चीज हमारे कानून में अगर कोई बेनिफिट खातून को दिया गया है ना, तो वो लेजिस्लेशन डिमांड कर रहा है जब को वो चीज देना पड़ेगा खातून को बेनिफिट, जब को देना पड़ेगा। जैसे मैं मिसाल दूं, इस केस के अंदर पुलिस कस्टडी रिमांड में हुआ, जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो गया,
ठीक है। ठीक है। अब जुडिशियल कस्टडी रिमांड कानून में प्रोविजन है, सिवाय कत्ल या सीरिया डकैती स्थिति के अलावा औरत का जो है आप फिजिकल कस्टडी रिमांड दे ही नहीं सकते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसी वजह से उस लड़की का फौरन जुडिशियल कस्टडी रिमांड हुआ है। तो अगर कानून में प्रोविजन है तो ये है। अब या तो हमें कानून को इस तरीके से रिफॉर्म करना पड़े। अब कानून को रिफॉर्म करने के लिए हमें जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट का प्रोविजन है। तो या तो हमारे कानून के अंदर ऐसे चेंजेस आए कि कुछ ऐसे केसेस के अंदर जो है ना, जो जैसे जिससे एक्सीडेंट्स ऐसे इन्वॉल्व हो या कत्ल के केसेस हो, उसके अंदर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आई थिंक काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। जी, लेकिन सर इसमें अगर सेक्शन 302 लगा है दैट इज बेलेबल और सेक्शन 322 लगा है, तो उसकी पनिशमेंट को देखते हुए भी ये नहीं लगता कि बेल इजीली हो जाती है? देखें, 322 की सजा सिर्फ दियत है जी, ये मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल 322 की सजा सिर्फ दियत है। अच्छा, ये पर्टिकुलर एफआईआर के अंदर और चार्जशीट के अंदर हम ये चाहते हैं, चार्जशीट के अंदर सॉरी चार्जशीट के अंदर हम ये चाहते हैं कि 320 रीड विद 322, क्योंकि 320 की सजा मौजूद है 10 साल। जी, ठीक है। वरना 320 को अगर आप सिर्फ देखें तो उसकी तो सजा ही सिर्फ दियत है ना, बाकी तमाम सेक्शन भी मौजूद है, उनकी सजाएं हैं, पर बहुत छोटी मोटी भी सजाएं, बड़ी सजाएं नहीं है। जी, तो अगर ये सजा के लिए सिर्फ 320 रीड विद 322 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल इस केस के बुनियादी हकाइक को पेश कर रही है? देखिए, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट से जो है, मेरी अभी बात हुई थी क्लाइंट से भी, मेरे हाथ में मेडिकल रिपोर्ट आई, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन मुझे एक चीज समझ में अभी भी नहीं आ रही है, जिसके बारे में मैं जरा डॉक्टर से, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं जरा रुजू करने वाला हूं कि लड़की के ब्लड में से कोई आइस डिटेक्ट नहीं हुई है, लड़की के यूरिन में से आइस डिटेक्ट हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। एंड दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। तो मैं इसके बारे में डॉक्टर से राय लूंगा और डॉक्टर से बात करूंगा, एक्सपर्ट डॉक्टर से जो इस फील्ड के हैं, कि वो ये क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी, तो सर अगर इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें क्या लगता है आपको, इसमें कंट्राडिक्शन नहीं आ गया कि ब्लड में वो चीज़ नहीं है और यूरिन में है? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर से एडवाइस लूंगा। लेकिन ये है कि अगर यूरिन में आ गई है तो फिर सब्सिक्वेंटली मेरी नॉलेज में अभी अभी आया है कि उसके ऊपर शायद जो है ना एक और एफआईआर भी कर दी गई है। ठीक है। एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई नहीं है। अब मुझे एक और बात इस पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये सेकंड एफआईआर जो इन्होंने की है, देखें हमारा एक बड़ा मशहूर कोर्ट है सुगरा बीबी केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। मैं ये चाहूंगा कि हमेशा मेरे क्लाइंट का जो केस है ना वो अच्छा हो, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि उसका केस अच्छा हो। इस तरीके से अगर ठीक है सेकंड एफआईआर कर देती है और कानून में अगर वो बात है, कानून में मना है, तो वो हमारे खिलाफ भी बात जा सकती है। ठीक है। लेकिन ये है कि अभी तक ये फेवर में पोजीशन है कि इन्होंने शायद सेकंड एफआईआर इन्होंने कर दी है, लेकिन मेरे पास एफआईआर मौजूद नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, अगर नशे की हालत में उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया या ये हादसा हो गया या लोग मर गए, तो इसको किस नज़र से देखा जाएगा कानून में? देखें, अब जैसे नशा करना इज एन इलीगल एक्ट, ठीक है, और एक अनलॉफुल एक्ट है। उसकी वजह से अगर कत्ल होता है वो भी कत्ल भी सबब के जुर्म में आता है। ठीक है। लेकिन इस पे चंद जजेस का डिफरेंट ओपिनियन है। चंद जजेस ये कहते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है और सामने वाला अगर गाड़ी चला रहा है तो उसकी ऑलरेडी नियत है किसी को मारेगा, क्योंकि वो अपने मेंटल कंडीशन में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। तो वो कत्ले हम की तरफ इसको ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल फिलवक्त पोजीशन कत्ल बिन सबब की है। जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें इस केस के हकाइक के बारे में बताया, जो जो अभी तक अपडेट्स हुई हैं। इधर महकमा हमरादारी करेंगे ये केस तहा के कंप्लेनेंट नेमगाची वकील हमाया के दावत कोता कि मैं ये लोग वाला शोतगा ये हादसा है तहा दुनिया रुखसत बितगा हमारी वकील महकमा गप्तरान तो कमशी के याजदा रोज पहला के ये इंसिडेंट बिता कारसास तहा आई तो 2 हफ्ते पेच चौक ये दुनिया शोतगा और हमा के मुलजमा हमा के अक्यूज डे आंगा तक जेल तहाई।
भले गप हमशी के याजदा रुचता लाजमी कि चालान काए गए भी टाइम कम से कम कानून ता हस्ते 4 रुचे तो 4 रुचे वेट कनक बैगे पता मेडिकल तो का ये मैं कह हमें गप को था कि ये मेडिकल जो ये रिपोर्ट दात का ये रिपोर्ट आनी तो का ब्लड देगे चीज़ गोश के यूरिन तो का चे के ट्रेसेस दरद का गा नशा है आज एक गप्पा देमा बरनते मजीद इस तरह डिस्कशन भी बीते इसे सज्जी हकाइक में देमा को था कि चेवड़ा बीता फैमिली बैकग्राउंड चाहिए इशिए और देमतरी प्रोसीडिंग अंगा देमा को जा रह गई भले कत्ल हर सोसाइटी तहा बीबी जान अर्थ सोसाइटी तहा बुरो थी भले गलत थी दिन तरह इस तरह अंगा हम गप कने दजीर एक ब्रेका चिपत शो में देमा काई ब्रेका चिपत शुमारा वशत कने मगप कर गए थे कि कारसा तहा के चुशी हादसा ही बिता आई हुआ कि इंचो जान शोतगा बाजी अंचे इंजर्ड भी हस्ता जख्मियाँ अंगा तक आईनी ट्रीटमेंट है प्रोसेस भी बह गई भले हमें के मुलजमाई ये हस्ती अंगा तक जेल तहाई एक केस तो का गेश्तरी अपडेट चे बह गया भले एकदम देखे गप कने कि ह्यूमन राइट्स नेमगा चे इसी सरास्ती रैली हम कशक बीता गस्ती के 2 रोज साइरो सारिया पता पेसरा हम माँ दीता कि इस तरह प्रोटेस्ट कनक बीता पर्चा प्रोटेस्ट कनक बीता ची इंसाफ तकाजा $8 जाहिर न बह गया कि प्रोटेस्ट कनक बह गई या प्रेशराइज या ची वजह के प्रोटेस्ट बह गए हम शिसरा गप कने ये वादा महकमा हमरादारी कर गई प्रेसिडेंट सोच औरत है या कि इदारा ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान है इदारा सोच औरत आई प्रेसिडेंट कुरतुलैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ज़ैनब आपको? बिल्कुल ठीक मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम ये जो कारसाज का जो सानिया हुआ है वाक़या हुआ है ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है जिसमें बाप बेटी जो इस दुनिया से चले गए रुखसत हो गए। ज़ाहिर है हर इंसान जो इंसानियत का दर्द रखता है तो उसकी जो आंखें कभी रुक नहीं रही कि इस हादसे को सोच के। आप क्या समझती हैं कि ये जो कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया जाए था उस प्रोटेस्ट के पीछे की वजूहात क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। दूसरा, आप ये ने कहा कि प्रोटेस्ट से क्या फ़ायदा हुआ। जनाब, प्रोटेस्ट से पहले तक जो FIR में प्रोसीडिंग्स हो रही थी ना वो बहुत स्लो थी। IO जो थी वो अपना काम उस तरह से नहीं कर रहे थे क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट जो थी ब्लड की वो नहीं आ रही थी। तकरीबन 9 दिन गुजर चुके थे और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ ही नहीं रही थी। लेकिन प्रोटेस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि आखिरकार ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई और उसमें आइस की निशानदेही भी हो गई, जो कि पहले ऐसा हमें लग रहा था कि जैसा उम्मन होता है कि रिपोर्ट या तो चेंज हो जाती है या ब्लड सैंपल चेंज हो जाता है या कुछ और हो जाता। हमारे यहाँ सरमायादार तबका जिस तरह से करता रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट का हमें फ़ायदा हुआ। अच्छा मैडम, कहीं इस वजह से तो प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो कंप्लेनेंट का फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही गरीब, क्योंकि अभी मेरी बात जो हुई उससे पता चला है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी हाई फाई फैमिली है। तो कहीं इस वजह से इस चीज़ को तो नहीं सोचा जा रहा कि इंसाफ में कहीं कमी आ जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ मुल्क में हमारे वतन में ऐसा होता रहा है कि जो सरमायादार होता है वो हमेशा बच निकलता है। सरमायादार के लिए तमाम जराइम जो होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, असर रसूख इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो मुखालिफ सिमत में है वो गरीब फैमिली तो है लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली है जो कि डट गए हैं और उन्होंने दियत से इनकार किया और अभी तक तो वो इस पे डटे हुए हैं कि दियत नहीं लेंगे और वो सजा चाहते हैं मुलजिम के लिए। और हालांकि दियत लेना उनका हक है, वो दियत भी ले सकते हैं और सजा का मुतालबा भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो डट गए हैं और इंसाफ के लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया है और उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैडम, आपका इदारा सोच औरत है क्योंकि इस तरफ जो इस दुनिया से गई है वो भी एक औरत है और आगे जो मुलजिमा है वो भी एक औरत है, तो आप कैसे देख रही हैं इस चीज़ को, इस सोसाइटी को? देखिए, इस मुकदमे में या इस पूरे केस में बहुत सारे सवालात हैं। मुझे जहां पर हमें ये तो नजर आ रहा है कि एक खातून ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन वो कौन से अनासिर थे, वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने उस औरत को इस नहज पे पहुंचाया? उसका क्या वो दिमागी उसकी हालत थी कि वो आइस के नशे में मुब्तला हुई? ये यकीनन ये भी एक सवालिया निशान है उनके फैमिली पर, उनके खानदानी निज़ाम पर कि ऐसा क्या हुआ कि वो उसे इस हद तक जाना पड़ा, या उनकी तरबियत पर। दूसरी जानिब जो खातून दूसरी है वो एक मेहनती लड़की थी और वो अपने हालात से लड़ने के लिए तालीम को सहारा समझते हुए आला तालीम हासिल की, MBA कर रही थी और साथ में जॉब भी कर रही थी। उसको उम्मीद थी कि वो मेहनत करके अपने हालात को बदल सकती है, लेकिन उसे एक हालात ने मौका ना दिया और वो इस हादसे का शिकार हो गई। तो ये बहुत एक अफसोसनाक पहलू है
जी। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रायल्स होते हैं, ज़ाहिर केस तो चलेगा, ट्रायल भी होंगे, आगे भी चलेगा, तो क्या इनकी जो फैमिली है कंप्लेनेंट साइड की, वो क्या इस हद तक डट जाती है? क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग हम देखते हैं कि इस तरह गरीब फैमिलीज़ जो होती हैं वो बाज़ दफ़ा आगे चल के उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो मज़ीद वो इसमें चल सके। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आपका साथ इनके साथ कब तक रहेगा? जी, हम जो साथ खड़े हैं ना, उसकी वजह भी यही है कि ये थके ना, ये नाउम्मीद ना हो और इनके साथ लोगों की सपोर्ट रहे। और मेरी गुजारिश होगी कि सब लोग इनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो अमल है ना, ये इंसाफ हासिल करने वाला, ये बड़ा ही तवील है और थका देने वाला है। क्योंकि अभी आप देखें, सिर्फ तहकीकात ही चल रही होती हैं। पहले तो यही है ना कि उसके अंदर आप एविडेंसेस ही जमा कर रही होती है, पुलिस करेगी, फिर उसके बाद केस जाएगा, फिर एविडेंसेस सुने जाएंगे या जैसा भी होगा। तो एक थका देने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर पैसा भी बहुत लगता है। यकीनन वकला की जो फीस होती है वो भी गरीब आदमी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके ऊपर अगर वो कोई जॉब वाला बंदा हो, आए दिन वो छुट्टियां भी नहीं कर सकता। तो अमूमन ऐसे केसेस में लोग थक जाते हैं और या दियत लेने पर मान जाते हैं। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, इस बार ऐसा ना हो और इस केस को एक मिसाल बनाया जाए। क्योंकि देखें, सऊदीया में या कहीं और जब एक बहुत बेहतर तौर पे जब सजा दी जाती है ना, तो वो मिसाल बन जाती है, और वो मिसाल बन जाती है तो फिर लोग डरते हैं उससे कि अगर हमने ये जुर्म किया तो हमें सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी यही हुआ कि दियत देकर वो छूट गए, तो फिर हम इसे मुआशरे के लिए मिसाल नहीं बना सकेंगे। फिर ये बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए, एक ऐसा तासुर चला जाएगा कि आप पैसा अगर आपके पास है तो आप पाकिस्तान में कोई भी जुर्म करें और पैसा देके छूट जाए। जी। अच्छा, लेकिन मैडम फिर भी ये देखते हैं ना कि अभी बाप बेटी जो जा रहे थे, सारे घर का सरपरस्त बाप होता है, जब वो दुनिया से चला गया तो बाकी बच्चों को इस दुनिया माशरे में रहना, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से वो डटे रहेंगे और अपनी जो है प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा पाएंगे? यही सवाल है ना, ये कि किस तरह से। इस पे ही तो मुझे आफरीन है कि जो उनके चचा हैं वो इस वक्त सपोर्ट भी कर रहे हैं, ज़ाहिर उस फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरा मेरे ख्याल में उनका भाई या कोई कमसिन ऐसा नहीं है उस फैमिली में कि जिससे बहुत ज्यादा सपोर्ट की। ज़ाहिर है बाप का साया तो बहरहाल जरूरी होता ही है, लेकिन अगर जब दुख इतना बड़ा होता है ना, और वो सानिया जब नया नया होता है, मेरे ख्याल में जब जख्म ताज़ा होता है, तो तब तो इंसान बहुत तेजी से उस प्रोसीडिंग्स की तरफ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जख्म मुंदमिल होने लगते हैं ना, तो फिर इंसान थकने लगता है। तो मेरी ये दुआ है और मेरी कोशिश रहेगी, और हमारा इदारा भी हमेशा खड़ा रहेगा उनके साथ उस वक्त तक जब तक उनमें थोड़ी सी भी तवानाई बाकी है और वो इस जंग को लड़ना चाहते हैं। जी। अच्छा मैडम, मुझे दूसरी तरफ की खातून है जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करें, जो मुलजिमा हैं, उनके लिए आपके ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है वो किस तरह से क्या सोच रहा है कि अगर वो नशे की हालत में थी या उन्होंने जो लिया था या उनका जो बैकग्राउंड था, रीजंस थे, क्योंकि आपका जो इदारा है वो सोच औरत है, वो औरतों पे ही रिसर्च करता है, तो क्या कभी ये कोशिश नहीं की कि उनकी तरफ से भी कुछ व्यूज़ लिए जाएं कि क्यों ये सब हुआ या कैसे हुआ या पीछे की वजूहत क्या थी? जी। अभी हमने एप्लीकेशन एक तैयार की है और हमने एप्लीकेशन दायर की कि हम नताशा से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सुनना चाहती हूँ। मैं उनकी पर्सनली मैं खुद सुनना चाहूंगी कि उसकी क्या साइड ऑफ स्टोरी थी, आखिर वो किन वजूहात की वजह से इस तेजी से गाड़ी और इतना नशा उसको क्यों करना। क्योंकि बहैसियत औरत वो जरूर वो किसी न किसी अवामिल से तो गुजरी होगी ना, कि जो वो इस हद तक पहुंची कि वो इस नशे की आदी भी हुई और फिर इस तेजी से गाड़ी निकाली। यकीनन वो क्या गुस्से की हालत में थी या क्या उसका मसला था, मुझे ये भी जानने की का तजस्सुस है कि बहरहाल के वो ऐसे कोई अगर करता है और इतना नशा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जी। ऐसे तो कोई चीज का आदी नहीं होता। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एदा महकमा हमरादारी कर गया कुरतुलैन के सोच औरत जो फाउंडेशन ही आई हस्ती प्रेसिडेंट और एक केस तहा हस्ती बाज दीमा पैदा कई शनिमा जी प्रोटेस्ट हम कनक बह गई, गप उतरान कनक बह गई कि एक केस तो का देमा 6 सिनेरियो बीतती भले अंचो के एक सोच औरत इदारा ही ये हस्ती ज़्यादातर गप का जन आदमानी बाबत था। माम शंकरा में गप त्रान को था कि देमा जो यक नाहक के जनक बीता एक्सीडेंट तहा आयक चौक के जन की बीता और दूमिनुआ के मुलजमाई आहम मगिंदी के जनी आदमी वो ईशानी व्यूज़ में जोरता ईशावती गप त्रान को था कि आईनी प्रोटेस्ट पुछता वजह चाहिए आ ची वास्ता प्रोटेस्ट करनी चाहिए देमा पैदा किया एदा बेदेता मना एक ब्रेक आची पद इस तरह दिन तरह हम गप करनी।
ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने अंचुके मा गप कन गए थे कि कारसास्ता यक इंसिडेंट बिता तो का के इंचो मर्दम जनक बिता माशरा सोसाइटी शेर चिपे मचारी थी ए वादा मां हमें केस बाबता दिगयक एक्सपर्ट के जीरे के कानून तहत आइए व्यूज चिया मां एदा इगमा गप त्रान कनी जो स्पोर्ट्स कनी कि अगर चुशी इंसिडेंट बयान थे और अदालत और कानून निमगा जे चे केर ददा कनक बीती के चे केर जोड़ कनक बीते के इंसाना सरपदी बेरसी चे के कत्ल डोले या यक मर्दमी के बिमरी आके गलती सरा बिमली नेग्लिजेंस सरा बिमरी या के ज़बरदस्ती कोशक भी कत्ल हेच माशरा एक्सेप्ट कनक न बीते हमशी तरह गप कने आई भी व्यूज़ जीरे ए टीम महकमा हमरादारी कन गई एडवोकेट यासीन आज़ाद ए एस फॉर्मर प्रेसिडेंट हम बीता सुप्रीम कोर्ट है हमशी व्यूज़ जीरे एज अ लीगल एक्सपर्ट के ए चे उसी केस बाबता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आपने कराची में जो ये इंसिडेंट हुआ था आज से 11 दिन पहले ये कारसाज पे जिसमें एक बाप बेटी जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए, 2 बंदे इसमें जो है उन दुनिया से रुखसत हो गए और 5 इसमें जो है उनकी इंजरी हुई है बड़ी, तो आप इस तरह के मैटर्स को एज अ एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं जो इस तरह के हादसे होते हैं? हमारे यहाँ तो एक प्रॉब्लम तो है कि जो एक्सीडेंट केस होते हैं जिसमें कई लोग कभी मर जाते हैं या जिस तरह ये स्पेशल केस है जिसमें हुआ, तो अल्लाह वाला जो इस वक्त तक एविडेंस सामने आई है उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो खातून थी जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी वो तो एक नशे की हालत में भी बताया जा रहा है उसका। नंबर 2 ये भी बताया जा रहा है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तो ये नेग्लिजेंस तो है और ज़ाहिर है कि नेग्लिजेंस है तो फिर तो डिपेंड करता है एविडेंस पे। जब केस का चालान होगा, एविडेंस कंप्लीट होगी, तो बहुत सारी एक्सीडेंट केस में देखना पड़ता है कि एक्सीडेंट की वजूहत क्या थी, क्या जो एक्सीडेंट हुआ वो वाकई कहीं ब्रेक फेल होने से तो नहीं हुआ या वो नेग्लिजेंस तो नहीं है उसका, और उसने गलत ड्राइविंग की वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो हमारे यहाँ ये तो प्रॉब्लम है कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं और अगर लाइसेंस नहीं है तो वो अपनी जगह एक जुर्म है, 15 लोगों की जान जाती है। तो ये बहुत सारे मामला हैं जिनको देखा जाता है। लेकिन तो अगर कोई नशे की हालत में रैश ड्राइविंग करता है और जान चली जाती है तो क्या वो चीज़ काउंट नहीं होगी कि आया ये नशे में थी? इसको फिर कत्ल में कन्वर्ट किया जाएगा या ऐसा ये भी जो है वो नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से वो डेथ हो गई? लाइसेंस भी नहीं है, वो बंदा नशे में बैठा और नशे की हालत में एक्सीडेंट है तो फिर सेक्शन चेंज हो जाएगी। कत्ले आम में भी आ सकता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है फिर एविडेंस पे। अब मोटर व्हीकल की क्या रिपोर्ट है? रिकवरी में उसके जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो उसके पास लाइसेंस या नहीं था और वाकई जगह नशे की हालत में थी, तो इसका मतलब है उसको कानून की कोई परवाह नहीं थी जिसकी वजह से रैश नेग्लिजेंस किया और दर्जन लोगों की जान ली है। तो फिर तो ज़ाहिर के एविडेंस होगा। और आजकल आपको पता है इवन एक्सीडेंट केस में भी अगर तो बात होता है तो कसास से डीएस का मामला आ जाता है उसमें। तो बहुत सारे मामला हैं, लेकिन डिपेंड करता है एविडेंस पे। और जब चालान पेश हो जाएगा, एविडेंस रीड हो जाएगी, प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग में जाके पता चलेगा कि ये तमाम एविडेंस जो है वो सही क्लियर की गई। फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। एक्सीडेंट केसों में आप क्या समझते हैं जो एविडेंस के तौर पे होते हैं वो किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? फॉर एग्जांपल मेडिकल रिपोर्ट हो गया या जहाँ पे इंसिडेंट हुआ या नशे में थी नहीं थी या औरत या मर्द थी, जेंडर, क्या किस चीज़ को ज़्यादा मतलब वो एविडेंस के तौर पे हम देख सकते हैं? देखिए पहली बात यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे मामला होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेक फेल हो गया, उस चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा और आपने जिस तरह सवाल किया तो वाकई अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था और वो वाकई अगर नशे में थी तो इसका मतलब ये है कि उसने जो कुछ किया वो काबिल गिरफ्त है और काबिल सजा है। तो फिर डिपेंड करता है कि जो पुलिस जिस चालान पेश करती है वो 320 में करती है, 322 में करती है, किस में चालान पेश करती है। तो हर सेक्शन की
उस सेक्शन के हिसाब से जो एविडेंस सामने आती है उसके मुताबिक जाके सजा बनती है। लेकिन ये केस इतना सीरियस टाइप का था कि गाड़ी चलाने वाली खातून तो बच गई, लेकिन जो जिस तरह उन लोगों की जान गई है तो उसमें लापरवाही तो थी। और बाकी जिस तरह एविडेंस जितना नशे और लाइसेंस का मामला आता है, तो अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो भी जुर्म है, कोई नशे की आदत में है तो वो भी जुर्म है। फिर ये डिपेंड करता है कि पुलिस जो चालान पेश करती है वो कौन कौन से सेक्शन में करती है और क्या एविडेंस कलेक्ट होती है, मोटर व्हीकल वाला क्या रिपोर्ट देता है। ये तमाम चीजें जो है ना फाइनल एविडेंस में जाके कंसिडर होंगी। लेकिन फादर टाइम बिंग वो बेल का केस नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। और ऐसे शख्स को बेल मिलनी भी नहीं चाहिए इतना जल्दी, जो इस अंदाज में गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों की जान से परवाह नहीं करते और बेगुनाह लोगों को मारे जाते हैं। सर, अगर एक खातून है, क्योंकि मुलजिमा जो है, अक्यूज जो है वो खातून है, तो उसको किस तरह देखा जाएगा? इक्वल देखा जाएगा, चाहे वो मर्द है या औरत है, इक्वल देखा जाएगा या कुछ रिलीफ भी है कानून में? नहीं, मेरे नजदीक मर्द औरत के लिए अगर कोई जुर्म करता है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक औरत को जिसने गाड़ी दी, अगर घर वालों को ये पता था कि ये औरत गाड़ी चलाना जानती नहीं, मैं अपने घर के किसी फर्द को गाड़ी दे दूं और वो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं या वो इतनी लापरवाही से चलाता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। बाज़ वक़्त आपको पता है कि माइनर बच्चे भी पकड़े जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है कि उसने उस बच्चे को गाड़ी दी क्यों ड्राइव कर, आखिर क्या बैकग्राउंड था उसका। अच्छा सर, ये जी 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 सर, ये जो मेंटली तौर पे जो कंडीशन बताई जा रही है, अगर इस तरह के एक्सीडेंट हो जाता है और मेंटली तौर पे बताया जाता है कि वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, तो क्या इसको भी एज अ एविडेंस उसके फेवर में यूज़ किया जा सकता है? देखिए, मेंटली अगर हम सही नहीं है तो वो गाड़ी लेके निकलेगा कैसे आदमी और क्यों निकलता है? और उसको गाड़ी दी किसने? इतनी बड़ी गाड़ी वो चला रही है तो अब वो मेंटली डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? तो मैं नहीं मानता कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। ये तो कानून से बचने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है, तो रास्ता ढूंढने पे डिपेंड करता है फिर वो एविडेंस पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस ग्राउंड पे उसको कोई बेनिफिट मिलेगा या इस ग्राउंड पे उसको कोई बेनिफिट मिलेगा कि फीमेल है और ये मेल है। कानून के अंदर इस टाइप की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसा औरत अगर मर्डर करती है, मर्डर केस अगर प्रोसीड होता है, साबित होता है, तो क्या उस औरत को सजा नहीं होगी? बेल की हद तक गुंजाइश कभी कभार दी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है केस पे। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें पनिशमेंट जो है, क्योंकि जो सेक्शंस लगे हैं वो 320 एंड 322, तो इनमें जो है दियत का ज़्यादातर जो है वो दियत ही पनिशमेंट है। अगर दियत एग्री ना करें या ना लें तो फिर क्या वो ना नहीं ले सकते? कंप्लेनेंट को यह हक हासिल है कि वो मना कर सकता है कि दियत नहीं चाहिए? देखें, फीस अबिल्लाह माफ़ करना जी, जो बातों पे है, जिनके बच्चे हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है। वो किसास लेते हैं, दियत लेते हैं या फीस अबिल्लाह माफ़ करते हैं। इवन आपको पता है अब 302 भी कंपाउंडेबल किया गया, लेकिन डिपेंड करता है कानूनी वासों पर। फर्ज किया कोई बीच में नाबालिग बच्चा है मरने वाले का, तो वो तो अपना राइट गिव अप तो नहीं करेगा ना। उसके लिए उसका फादर है, एज ए लीगल गार्जियन अगर वो मामला को लेता है तो तब पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है, जिस केस का हवाले से आप बात कर रही हैं, ये बहुत सीरियस टाइप का इशू है। और इसमें मेरी अपने इतला के मुताबिक उस खातून के पास ड्राइविंग लाइसेंस था ना, वो नशे की हालत में भी बताई जाती है। डॉक्टर को खरीदने की भरपूर कोशिश की गई, तो मैं उस डॉक्टर की हिम्मत को भी दाद देता हूँ कि उसने किसी किस्म का एविडेंस में, मेडिकल एविडेंस में गड़बड़ नहीं की और जो सही रिपोर्ट थी वो दी है। तो अगर मेरी इतलात के मुताबिक डॉक्टर को खरीदने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने देखा, तो ये बड़ी बात है उसका सोसाइटी के अंदर। तो ये मामला शायद डिपेंड करता है, अब इन्वेस्टिगेशन ओवर हो जाए और एविडेंस कलेक्ट होकर कोर्ट के अंदर चालान आ जाए, तो फिर FIR चालान और पूरी एविडेंस देखने के बाद आदमी बता सकता है कि ये 320 में फाइल करेगा या 322 में फाइल करेगा।
लेकिन मेरा अंदाजा है पुलिस जो चालान देती है, अगर ये साबित हो जाए कि ये गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करता है तो फिर अमन होता है, वो कत्ले अमन में भी चालान किया जाता है। तो लेकिन बगैर चालान देते, बगैर एविडेंस देते उसके मतलब क्या कार्रवाई करना, कि उसको क्या सजा होगी ये जाना। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा हमने देखा गया कि ऐसे केसेस में, क्योंकि अभी जो कंप्लेनेंट की फैमिली है, क्योंकि हमने अभी बात की तो पता चला कि वो बिल्कुल गरीब फैमिली है। इस तरह से फैमिली है कि जो बच्ची जिनकी डेथ हुई है और जो उनके फादर थे वही घर के जो बड़े थे, सरपरस्त थे, जो संभालते थे, और बच्ची भी पढ़ रही थी। तो ये इतनी फैमिली है। अब बाज़ दफ़ा आपको पता है कि कोर्टों में जो प्रोसीडिंग चलती हैं वो इतनी लॉन्ग में चली जाती है, इतनी ज़्यादा चली जाती है। क्या ऐसे लोग अपने डट सकते हैं कि हक के लिए, इंसाफ के लिए आगे रहें और डटे रहें? नहीं, देखें, गरीब आदमी उस फैमिली का मतलब मुझे पता है, बाद लोगों ने जाकर उसको रास्ता भी कायम किया, और जिस अंदाज में उन्होंने मेहनत करके अब अपनी बच्ची को पढ़ाया, तालीम दी, वो अपनी जगह पे है। तो अब वो इस ग्राउंड पे कि जी वो गरीब है, माफ करते हैं, तो इससे डिपेंड तो करता है। लेकिन मुझे जो अब मेरी अखलाक है उसके मुताबिक यह है कि वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कल अगर चल के, चूँकि गाड़ी चलाने वाली जो खातून थी वो काफ़ी सुना पैसे वाली औरत थी, तो वो अगर कोई लेन देन करते हैं, कोई पैचअप करते हैं, तो अगर वो ऑफेंस चालान में अगर जो सेक्शंस हैं तो जो लगाते हैं, अगर वो कंपाउंडेबल हैं और कानूनी वारिस बैठ के तय करने चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं सुनता हूँ कि इस केस में इस तरह के उन लोगों के बयान आए हैं, इसके साथ जाहिर होता है कि वो किसी सूरत में उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डिपेंड फिर करता है कि फाइनली वो क्या करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी जाने वाला तो चला गया, चलो बैठ के मामला को तय कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो इखलास में मिल है कि जो खातून गाड़ी चला रही थी वो बहुत पैसे वाली थी, और उन्होंने डॉक्टर को भी आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो केसेस आते हैं उसमें अदलिया का जो किरदार है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इस तरह के मामलात के लिए कि इंसाफ दो, आमना को इंसाफ दो, अक्सर हमें प्रोटेस्ट नज़र भी आ रहे हैं। रेगुलर तकरीबन 10 दिन पहले का इंसिडेंट है, उसके बाद रेगुलर बुनियाद पे हमें ये इंसाफ की आवाज़ नज़र आ रही है। तो क्या ये क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? क्या अदलिया का किरदार नज़र नहीं आ रहा? देखिए, ये कबल इस वक्त है ये कहना कि अदलिया का कोई किरदार नजर नहीं। अदलिया जो फैसले करती है कानून और आइन के मुताबिक करती है, एविडेंस बेस्ड करती है। मिसाल के तौर पर कल जो एविडेंस आती है वो प्रोसिक्यूशन अपने केस साबित करने में फेल हो जाता है, तो डाउट और बेनिफिट जो है वो तफ्तीश को देंगे। लेकिन अगर बाई वे ऑफ एविडेंस ये साबित हो जाता है कि ये केस में ये जो एविडेंस है इसके मुताबिक ये जो खातून जो ड्राइविंग कर रही थी उसने ये जुर्म किया, या वो नशे की हालत में थी, नशे की हालत में तो आना भी बजा तो खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो आप इन तमाम चीज़ों से कैसे बचेंगे? मेरे नज़दीक अगर मोटर व्हीकल में उसकी खिलाफवर्जी है वो दफ़ा भी लग सकती है, नशे की हालत में है तो वो दफ़ा भी लग सकती है। तो ये जो पुलिस चालान पेश करेगी तब जाके पता चलेगा कि वो कौन सी सेक्शन में चालान पेश करते हैं और एविडेंस क्या कलेक्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं। और कबीर भाई ये कहना जी अदलिया इंसाफ नहीं करेगी, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ अदलिया में जब केसेस चलते हैं तो बाज़ औक़ात कई मामला आते हैं जिनकी मैं निशानदेही नहीं करना चाहता, लेकिन 100% इंसाफ लोगों को तो नहीं मिलता बाज़ औक़ात। लेकिन इंसाफ इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए गरीब लोग के। अगर वाकई जिस तरह की एविडेंस सामने आ रही है वो एविडेंस है तो फिर मैंने नज़दीक वो औरत किसी किस्म के रिहाज की मुश्किल। अच्छा सर, इसमें जो हम देख रहे हैं अक्सर जो अभी मेडिकल की एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि जो ब्लड में जो सैंपल्स हैं उसमें जो है वो नशे के आइस के ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन यूरिन के अंदर जो है आइस के ट्रेसेस मिले हैं। तो क्या ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा या मेडिकल रिपोर्ट को किस तरह से वो सपोर्ट देगी ऐसी रिपोर्टें? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट होती है या जो भी स्टेटमेंट होती है जब आप कोर्ट में आके स्टेटमेंट करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जाके पता चलता है कि वो
तो क्या चीज सामने आती है, विटनेस क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, जी तो ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी फ्यूचर में एविडेंस पे। बिल्कुल उसके मुताबिक कुछ कहना काबिल वक्त होगा। जी जब तक एविडेंस कोर्ट के सामने ना आ जाए, कल डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट पे अगर हॉस्टाइल होता है जी या कुछ कहता है कि नहीं जी इसमें ही आया, जी अब उस डॉक्टर की रिपोर्ट पे मेडिकल बोर्ड भी बैठाया जा सकता जी है और बोर्ड की रिपोर्ट कुछ और आती है, जी उसका बेनिफिट तो खातून को जाएगा ना। बिल्कुल लेकिन ना अभी उन्होंने कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जो डॉक्टर की अस्पताल की, जब उस डॉक्टर की रिपोर्ट मैंने देखी थी तो उसको अच्छी खासी अमाउंट भी ऑफर की गई, लेकिन डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने से नहीं इनकार बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें 320 और 322 जो लगाया गया है तकरीबन वो बेलेबल सेक्शंस हैं, 320 जो है वो बेलेबल है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको बेल तो इजी मिल जाएगी? देखिए 320 और 322 जो लगाए गए हैं, जी अगर ये साबित हो जाता है कि जी ये एक्सीडेंट का केस है जी तो फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ ये साबित हो रहा है कि वो औरत बगैर लाइसेंस के थी, नशे की हालत में थी, गलत ड्राइविंग कर रही, जी तो वो चीजें फिर डिपेंड करती है एविडेंस पे, देखना पड़ेगा। जी सेक्शन लगाने से ये भी होता है कि वो सेक्शन साबित हो गई, बिल्कुल वो तो कोर्ट के अंदर जाते हुए उसकी दोनों की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग, बिल्कुल तो कोर्ट में जो एविडेंस आएगी उससे जाके तय होगा कि ये केस 320 में फाइल कर रहा है या 322 में फाइल कर रहा है। बिल्कुल तो ये डिपेंड करता है एविडेंस पे। फाइनल एविडेंस जब विटनेस भी होंगे, मौके से गवाह भी होंगे कि वो गाड़ी किस स्पीड से चला रही थी, गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ एक अंदाजा हो जाता है कि गाड़ी को वो जो स्पीड का दिया होता है उससे जाहिर हो जाता है कि वो गाड़ी किस स्पीड से चला रही थी, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। इन तमाम चीजों के सिलसिले में कबल वक्त करना कि इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो काफी मुश्किल है, क्योंकि सेक्शन लगाना 302 भी लगता है, लेकिन अगर मर्डर केस भी साबित होता है तो उसका इक्विटल होगा ना जी लेकिन अगर मर्डर केस साबित हो जाता है तो उसको सजा मौत भी हो सकती है, उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। जी इसी तरह यहाँ 320 की सजा अलग है, 322 की अलग है, जी तो अगर साबित होता है कोर्ट 6 साल की सजा भी दे सकता है, 5 साल की भी दे सकता है, जो भी है। जी तो ये डिपेंड करता है एविडेंस पे। एविडेंस पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बताया, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपने इस चीज़ को पूरी तरह से व्यू किया, पूरे सिनेरियो को डिस्कस किया कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से प्रोसीडिंग चल। इधर महकमा हमरादारी कर गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट यासीन आज़ाद के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिता सुप्रीम कोर्ट बार है आयो थी गप्तरान जता एक लीगल एक्सपर्ट ही आई सज्जी चीज़ गोश्ता कि चुशी अगर मैटर बयान थे गोड़े कोर्ट प्रोसीडिंग चेपा भी थे कुजाम चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दारी थी चे चीज़ चारक भी थे कोर्ट अगर फैसला दा तो आ फैसला चे बुनियाद आनी सर दन थी ताहिर माँ कानून बाबत के डिस्कस करने गई माँ एक ऐसा एज अ कानून तहत चार गई और कानून एक ऐसा चेपा माँ चे चीज़ा नहीं सरा चारी मेडिकल रिपोर्ट है एक इस तरह चे अहमियत भी थे एविडेंस के अस्ता अमा के अमा चश्मदीद गवाह के उधर मौजूद भी था आज एक क्वेश्चन थे पता गाड़ी के चिक्का स्पीड तहा भी था ये चारक भी पता सद्य चे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे के कोता आ नशा तहा बीता या न बीता चे बाजी निमगा चे हमें गब भी मेडिकल रिपोर्ट साबित करने कि आया नशा तो का बीता लाते क्वेश्चन के ए वड़ा बीता ये सजी चीज़ा भी जाहिर करती आ वक्त एविडेंस आ वक्त हालात के बीतगा चे कोर्ट चलीते हमें सबूत इन सरा हमें गवाह इन सरा दिन तरह आगा कसे साबित भी गोड़ा ये सज़ा हम दनते भले सज़ा देगे हक हम सिर्फ अदालत हासिल है कि अदालत दाद का इंसान अरा कसियरा कत्ल करने इख्तियार गोने कि आयरा वती नेग्लिजेंसी सरा बेजा या के ज़बरदस्ती दुश्मनी तहा बेजनती चाहे कत्ल हिच सोसाइटी तहा हमा सारिया गो के काबिल कबूल नहीं हर सोसाइटी शेरा बुरा समझीते हर सोसाइटी शेरा हमा चम्माचारी का ये चारक लूटी हमा इंसान के दर्द देर का दिले तहा हमा इंसान के इंसानियत दारी थे आ इंसान कभी भी चुशी चीज़ा एक्सेप्ट कोत न का कि ए वड़ा का सियरा नाजायज़ तौर पे कत्ल भी या क्या इगमो चुशी इंसिडेंट भी क्या जाना ची वतीगा ब्रोती मना बेदेता रजा मन ज़ैनब बलोच इंशाल्लाह दे में प्रोग्राम शुमे दिमाग आई।